क्या दोस्तों आपको पता है लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन ने किस देश के साथ समझौता किया है? अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? साल 2024 में भारत किस देश के साथ मिलकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजेगा? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, क्वाड देशों के समूह में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? दोस्तों, क्वाड देशों के समूह के प्रमुखों का एक हाल ही में वर्चुअल तरीके से सम्मेलन आयोजित किया गया और इस क्वाड देशों के समूह में हमारा भारत देश, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, लेकिन क्वाड समूह में चीन देश शामिल नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, चीन देश इस समूह में शामिल नहीं है। और क्वाड देशों के समूह में कौन कौन शामिल है, इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। और क्वाड देशों के प्रमुखों के बीच पहली वर्चुअल बैठक कब आयोजित की गई? 12 मार्च 2021 को, यानी कि 12 मार्च दांडी यात्रा। आपने कहीं सुना होगा कि दांडी यात्रा के अवसर पर इसी साल हम अमृत महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी आगे क्वेश्चन में बताने वाला हो। तो यह क्वाड देशों के प्रमुखों के बीच पहली वर्चुअल बैठक कब आयोजित की गई? कल ही 12 मार्च 2021 को। और क्वाड देशों के प्रमुखों की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो यह चारों देशों के प्रमुखों ने हाल ही में यह वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया में 60% दुर्लभ धातुओं का उत्पादन करता है और बाजार पर इसका कब्जा है, जो दुनिया के लिए आपूर्ति की चिंताओं को बढ़ाता है। तो क्वाड देशों की इस वार्ता का उद्देश्य क्या है वो आपको पता चल गया। नई उत्पादन तकनीकों और विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण में सहयोग कर इसका मुकाबला करना, मतलब कि चीन का मुकाबला करना। और यहां जब क्वाड देशों के समूह की बात आती है तो क्वाड देशों के बीच आयोजित होने वाला मालाबार युद्ध अभ्यास हम कैसे भूल सकते हैं? देखो, साल 2020 के अंत में मालाबार युद्ध अभ्यास अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच हुआ। और मालाबार अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच बतौर द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन इसके ठीक 23 साल बाद वर्ष 2015 में जापान भी इसका स्थायी सदस्य बन गया था और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो चुका है। तो क्वाड देशों के समूह के बीच यह मालाबार नौसेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत किसके साथ मिलकर साल 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजेगा? जी हां दोस्तों, साल 2024 में भारत जापान देश के साथ मिलकर, किसके? जापान देश के साथ मिलकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका नाम है इसरो, शॉर्ट में बोले तो इसरो और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में जाक्सा कह सकते हैं। तो इसरो और जाक्सा एक साथ मिलकर साल 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे।
और इसके लिए दोनों देश मिलकर तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। तो यहां हमने दो अंतरिक्ष एजेंसियों का जिक्र किया, एक है हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। तो इनसे जुड़ा हुआ यह सिंपल सा क्वेश्चन, अंतरिक्ष विभाग में सचिव एवं इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवन, इमेज में देख सकते हैं। और जाक्सा के अध्यक्ष कौन है? तो यह हमें याद रखना चाहिए। जाक्सा के अध्यक्ष है हिरोशी यामाकावा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हिरोशी यामाकावा जाक्सा के वर्तमान अध्यक्ष है। और भारत और जापान के संयुक्त मिशन मून की योजना को कब सार्वजनिक किया गया था? साल 2017 में। और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त चंद्र ध्रुवीय खोज अभियान, जिसका नाम है ल्यूपेक्स, को लेकर जारी इस साझेदारी की हाल ही में समीक्षा की। और इस दौरान दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने उपग्रह डाटा का इस्तेमाल कर चावल के फसल क्षेत्र और वायु गुणवत्ता निगरानी संबंधी सहयोगी गतिविधियों के लिए एक क्रियान्वयन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। तो इसरो के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन जाक्सा के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो याद रखो, जाक्सा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2003 को। और जाक्सा के अध्यक्ष कौन है? जैसा कि मैंने बताया, हिरोशी यामाकावा। और जाक्सा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? टोक्यो के पास चोफू में। और जाक्सा का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और जाक्सा का प्रमुख प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो नाम है तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र। जिस तरह इसरो का हमारा प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम है दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, तो इसी के तर्ज पर जाक्सा का प्रमुख प्रक्षेपण स्थल है तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र। तीसरा क्वेश्चन, अमृत महोत्सव पूरे देश में कितने सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा? अमृत महोत्सव दोस्तों आजादी के 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर यह अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और अमृत महोत्सव पूरे देश में तकरीबन 75 सप्ताह, जी हां 75 साल पूर्ण हुए और 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दोस्तों, हां 2023 में पूर्ण हो रहे हैं। ओके, और 75 साल पहले हमने यह महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 75 साल। यहां पर पढ़ सकते हैं 75 भारत अमृत महोत्सव। क्या लिखा है? हर राह पर बढ़ते कदम। तो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ? कल ही 12 मार्च 2021 को यह अमृत महोत्सव शुरू हुआ। और अमृत महोत्सव कहां से शुरू हुआ, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। गुजरात में साबरमती आश्रम से यह अमृत महोत्सव शुरू हुआ है। और हरी झंडी दिखाकर हमारे प्रधानमंत्री श्री ने यह दांडी मार्च को रवाना भी किया है, क्योंकि 12 मार्च 1930 को हमारे पूज्य बापू ने दोस्तों साल्ट रिवॉल्यूशन किया था, यानी कि हमने नमक सत्याग्रह किया था। ओके, तो हाल ही में दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और प्रधानमंत्री भी दांडी पुल से प्रतीकात्मक दांडी यात्रा में शामिल हुए। और महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च साल 1930 में। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक दांडी मार्च निकाला गया था। और अमृत महोत्सव की बात करें तो यह महोत्सव पूरे देश में 75 सप्ताह के लिए 75 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। क्या लिखा है? आजादी का अमृत महोत्सव। और इसकी शुरुआत हुई है 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से। और माय गोव ने, यह हमारा एक पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल, माय गोव पोर्टल ने हाल ही में अमृत महोत्सव के लिए एक लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की थी। और इसके लिए प्रवेश 28 फरवरी 2021 को बंद कर दिया गया था। तो यह लोगो प्रतियोगिता की बात करें तो विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जबकि 2 उप विजेताओं को क्रमशः 50,000 रुपये और 25,000 रुपये मिलेंगे। तो यह थी एक लोगो प्रतियोगिता, जिसका थीम था दोस्तों हमारे आजादी के 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर अमृत महोत्सव का लोगो तैयार करना था। और किसी भी संस्था
या पत्रिका के लिए रजत जयंती जो 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाई जाती है, तो स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाई जाती है, हीरक जयंती 60 साल पूर्ण होने पर और प्लेटिनम जयंती 75 साल पूर्ण होने पर तथा शताब्दी जयंती 100 साल पूर्ण होने के अवसर पर मनाई जाती है। और यह किसी भी संस्था या पत्रिका का समय अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। तो यह सारे फैक्ट भी आपको याद रख लेने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किसके साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया है? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है मिशन रडार और हमारे भारत के इसरो ने दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर यह संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। दोस्तों जाक्सा की बात की, अब नासा की बात करें। इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में सक्षम सिंथेटिक एपर्चर रडार, क्या सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसे शॉर्ट में हम SAR कह सकते हैं, तो इसका विकास कार्य पूरा कर लिया है। और दोस्तों इसी के जरिए हम हाई डेफिनेशन वाली पृथ्वी की जो छवियां है वो कैप्चर कर सकेंगे। और नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसे हम निसार कह सकते हैं, तो निसार पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति L और S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार के लिए एक संयुक्त सहयोग है। और मिशन को चेन्नई के उत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 2022 के आरंभ में लॉन्च करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और पहले बात करते हैं अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवन। इसरो का मुख्यालय स्थित है कर्नाटक के बेंगलुरु में और इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। लेकिन नासा की भी साथ साथ बात कर ले। नासा के कार्यवाहक प्रशासक कौन है? स्टीव जुर्स्की। नासा का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई। पांचवा क्वेश्चन, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई जा रही है? अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना धस्सान नदी पर बनाई जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, धस्सान नदी। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को उत्तर प्रदेश में 1 या 2 महीने में पूरा किया जाएगा और इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री द्वारा किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 11 मार्च 2021 को इस परियोजना के शुभारंभ की भी घोषणा की गई थी। और अर्जुन सहायक परियोजना की बात करें तो सिंचाई परियोजना की लागत है 2600 करोड़ रुपए और यह धस्सान नदी पर बनाई जा रही है। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के 168 गांवों में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। और इस परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और इस परियोजना के तहत 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। और धस्सान नदी पर जब यह अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है तो धस्सान नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है धस्सान नदी। और धस्सान नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। और धस्सान नदी की लंबाई कितनी है? 365 किलोमीटर। धस्सान नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? दशारणा नाम से। और धस्सान नदी पर स्थित बांध का नाम क्या है? लहचूरा बांध। तो यह सारे फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। छठा क्वेश्चन, लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन ने किसके साथ समझौता किया है? लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन ने हाल ही में रूस देश के साथ समझौता किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। लूनर स्पेस स्टेशन सभी देशों के लिए खुला होगा और MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आधिकारिक तौर पर चीनी स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में बोले तो CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। और इसी के साथ रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के बीच 9 मार्च 2021 को हस्ताक्षर किया गया। तो यहां एक चाइना और दूसरी रूस देश की अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम आते हैं। तो दोस्तों आज ऐसा लगता है
कि सभी देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां कौन कौन सी है वो हमें पता चल गया। और समझौता हुआ है चीन देश का रूस देश के साथ। तो चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यह है चीन। और चीन किन किन देशों से सटा हुआ है, तो आपने सही तरह से यदि मैप को देखा है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा चीन किन किन देशों से सरहद साझा करता है। और रूस की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूसी रूबल और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और आप मैप में देखिए दोस्तों, यह है रूस देश। और रूस देश के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है, तो हमारे भारत की ओर से देखें तो यहां पर है कजाकिस्तान, मंगोलिया और यहां पर चाइना और यहां पर दोस्तों और भी देशों से सटा हुआ है। ओके, आप मैप में देख लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। हमारी केंद्र सरकार ने भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है जीपी सामंत को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीपी सामंत। लेकिन जीपी सामंत ने किसका स्थान लिया है, छत्रपति शिवाजी का स्थान लिया है। जीपी सामंत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे और जीपी सामंत को प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और जीपी सामंत किसका स्थान लेंगे, पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे। और जीपी सामंत को मात्रात्मक अर्थशास्त्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2006 में प्रतिष्ठित प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और भारत का मुख्य सांख्यिकीविद राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि एनएसओ के प्रमुख और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के सचिव के तौर पर भी कार्य करता है। और मुख्य सांख्यिकीविद का प्राथमिक कार्य देश के समक्ष प्रमुख आर्थिक संकेतक और आंकड़े प्रस्तुत करना है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द फुग्गाकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। सुर्खियों में रहा है यह शब्द फुग्गाकू और फुग्गाकू है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो हाल ही में बनकर तैयार हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फुग्गाकू बोले तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में इसको शुरू किया गया है। तो रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुग्गाकू विकसित करना शुरू किया था और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है और अब यह अनुसंधान के लिए भी उपलब्ध होगा। और इस सुपर कंप्यूटर को जापान के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर बनाने के उद्देश्य से विकसित फुग्गाकू का नाम माउंट फूजी के लिए एक वैकल्पिक नाम के नाम पर रखा गया है। यानी कि दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं माउंट फूजी के नाम पर इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है फुग्गाकू। और फुग्गाकू की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो यह स्वस्थ समाज, बेहतर ऊर्जा उपयोग और आपदा न्यूनीकरण को बनाने में मदद करेगा। और इसका उद्देश्य अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को भी स्थापित करना है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो यह बात भी हमें याद रख लेनी चाहिए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और भारत के परम सिद्धि जो वर्तमान में एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। और CDC 1604 को ही दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। 9वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार 2021 के हमारे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताभ बच्चन। कई सारे हॉलीवुड स्टार को पीछे छोड़ते हुए अमिताभ बच्चन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय होंगे। और अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार फिल्म विरासत के संरक्षण में उनके योगदान और समर्पण हेतु प्रदान किया जा रहा है। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2001 में।
और इसका प्राथमिक उद्देश्य फिल्म तथा फिल्म संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों को मान्यता प्रदान करना है। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स एक विश्वव्यापी संगठन है जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालय शामिल है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास दुस्तलिक के दूसरे चरण की शुरुआत हुई? भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच सैन्य अभ्यास दुस्तलिक के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उज्बेकिस्तान। लेकिन इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं, जैसा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास दुस्तलिक के दूसरे चरण की शुरुआत कहां हुई? उत्तराखंड के चौबटिया में। और इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अधिदेश के तहत पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों में विद्रोह तथा आतंकवाद रोधी गतिविधियों का संचालन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दुस्तलिक अभ्यास के प्रथम संस्करण का आयोजन कब और कहां किया गया था? नवंबर 2019 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में यह प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था। और यहां जब युद्ध अभ्यास की बात आती है तो भारत देश द्वारा अन्य देशों के साथ भी कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो आज हम इस अभ्यास के नाम और किस देश के साथ यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है उनकी भी बात कर ले। तो भारत का इंडोनेशिया के साथ युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। भारत का मालदीव के साथ जो युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है इसका नाम है एक्वेरिन। और चीन देश के साथ हम हैंड इन हैंड नामक युद्ध अभ्यास आयोजित करते हैं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक युद्ध अभ्यास भारत का सिंगापुर देश के साथ आयोजित होता है। और श्रीलंका देश के साथ मित्र शक्ति तो मंगोलिया देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट और फ्रांस देश के साथ शक्ति नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दोस्तों युद्ध अभ्यास नाम से यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। 11वां क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बने? यूनाइटेड नेशंस के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष फिर से बन गए हैं हमारे देश के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू यूनाइटेड नेशंस के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम CAG के नाम से जानते हैं, हमारे CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और इससे पहले 2020 के लिए भी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को पैनल के अध्यक्ष के लिए चुना गया था। और जब यहाँ CAG की बात आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, तो इनका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148, और इसमें कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ओके, 12वां क्वेश्चन, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, क्या एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली का अंतिम विकास परीक्षण किसने किया? यह AIP का अंतिम सफल परीक्षण हमारी DRDO ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि DRDO की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP प्रणाली का अंतिम विकास परीक्षण किया है, जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए महत्वपूर्ण है। और हाल ही में हमने INS करंज को कमीशन किया है। यदि कोई पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली से लैस है तो पनडुब्बी को सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार उनकी घातकता और गोपनीयता कई गुना बढ़ जाती है। फ्यूल सेल आधारित AIP में एक इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। केवल पानी के साथ अपशिष्ट उत्पादन उत्पन्न होने से समुद्री प्रदूषण भी कम होता है और इससे पनडुब्बी में कम ध्वनि उत्सर्जन होता है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज जीता है?
हाल ही में नाइजर देश के राष्ट्रपति ने दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजर। लेकिन नाइजर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? महामदो इस्सोफू। क्या नाम है? महामदो इस्सोफू नाइजर के राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज, जिसका नाम है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 जीता, जिसका नकद पुरस्कार $5 मिलियन है और नाइजर देश के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार जीत लिया है। और सूडानी अरबपति मोहम्मद इब्राहिम की संस्था द्वारा दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीप में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 2006 में शुरू किए गए इब्राहिम पुरस्कार के वह छठे विजेता भी है। और जब नाइजर देश के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार जीता है तो नाइजर की कैपिटल का नाम क्या है? नियामी। और नाइजर की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और 69 वर्षीय इस्सोफू 2 कार्यकाल के बाद अप्रैल 2021 में नाइजर के राष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं, यानी कि अप्रैल 2021 में वो अपना राष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं। किस देश के राष्ट्रपति है? नाइजर देश के। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में स्थित साल्दा झील को मार्स ऑन अर्थ कहा जाता है? हमारी पृथ्वी पर साल्दा नामक झील है जिसको मार्स ऑन अर्थ कहा जाता है और यह झील स्थित है तुर्की देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्की देश। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतकों की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए नासा के परसेवरांस रोवर द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस मिशन पर एकत्र किया गया डेटा दक्षिण पश्चिम तुर्की में स्थित साल्दा झील से मिलता जुलता है। और यहाँ क्या लिखा है? मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर जैसे ही तुर्की की साल्दा झील में मिली चट्टानें। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि साल्दा झील में खनिज और चट्टानें जेजेरो क्रेटर पर जमा चट्टानों से मिलती जुलती है और जेजेरो क्रेटर पर यह अंतरिक्ष यान कुछ दिन पहले ही उतारा था। और साल्दा झील की बात करें, यह एक मध्य आकार की क्रैटर झील है जो दक्षिण पश्चिमी तुर्की में स्थित है और यह बर्दुर प्रांत में एसिलोवा जिले की सीमाओं के भीतर स्थित है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी दक्षिण एशिया में परिवहन एकीकरण पर रिपोर्ट किसने जारी की? दक्षिण पूर्वी एशिया में परिवहन एकीकरण पर विश्व बैंक ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। विश्व बैंक ने हाल ही में पूर्वी दक्षिण एशिया में परिवहन एकीकरण की चुनौतियां और अवसर, इंग्लिश में कहे तो कनेक्टिंग टू ट्राइब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया नाम की अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच अधिक परिवहन कनेक्टिविटी दोनों देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकती है। इसी तरह की बात यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में की गई है और यह रिपोर्ट मैत्री सेतु के उद्घाटन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है, जो त्रिपुरा हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर बना एक पुल है और यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो त्रिपुरा को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम तबला वाद्य यंत्र से जुड़ा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था तबला। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है आरजे हंसा, लवकुश शाह, ललित दर्जे, पंचाल कंदरप, भावना तड़वी, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जस्तन बरवाला से, और मनीषा यादव, हर्षित मकवाणा, किप्स साकरिया, पर्वत बारिया, पूजाबा जाला जाडेजा, रोहित हडियाल। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तबला। और नीलेश पाटनवाड़िया, नीलोफर मेर, घनश्याम महिड़ा और चावड़ा पूजा, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? हमने थल सेना अभ्यास के बारे में पढ़ा है, वायु सेना अभ्यास के बारे में पढ़ा है और नौसेना अभ्यास के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।